क्या आप भी 2026 में पॉलिटिकल साइंस का पेपर देने जा रहे हो? अगर आप देने जा रहे हो और आपको भी फेल होने का डर सता रहा है तो ले आए हैं हम आपके लिए 7 डेज एक प्लान लेके आए हैं। अगर इसको आप फॉलो करते हो तो आप इजीली पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे मार्क्स ले आओगे। और अगर आप पेपर में 3 गलतियां करते हो तो आप कितना भी पढ़ लो लेकिन फिर भी आपके पेपर में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। तो चलिए पहले हम बताते हैं कि आपको पेपर में कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। तो चलिए पहली बात करेंगे कि जो आपकी पॉलिटिकल साइंस है बेटा, पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका जो सब्जेक्ट है वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन के आंसर रटते हैं। जैसा आप बुक के अंदर एनसीईआरटी से या कहीं से भी जो क्वेश्चन उठाते हो वो क्वेश्चन आपको एज इट इज वहां पर देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको क्या करना है, हर कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली अपने आसपास के वातावरण से जोड़ना है, चाहे वो कोई सा भी टॉपिक हो। जब तक आप उसको आपको प्रैक्टिकली नहीं देखोगे जब तक आप उस पर महारत हासिल नहीं कर सकते। दूसरी चीज लॉजिकल एग्जाम्पल। अगर आप किसी चीज को प्रैक्टिकली पढ़ते हो तो उसमें आप एक लॉजिक लगाओगे और जो लॉजिकल एग्जाम्पल उसको आप दोगे तो एग्जामिनर आपसे सेटिस्फाई हो जाएगा। इसीलिए आपको हर एक टॉपिक्स पे एक एग्जाम्पल रेडी करने होंगे। फिर आंसर इन पॉइंट, आप जो आंसरिंग करोगे, जो आंसर दोगे बेटा क्वेश्चन पेपर में, वो आप पॉइंट में दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो आप पहले में इंट्रोडक्शन दोगे, इसके बाद उसके नीचे 5 पॉइंट बना दोगे तो यहां पर आपको पूरे 5 के 5 नंबर मिल जाएंगे। फोर्थ, जो बहुत ज्यादा बच्चों को डर होता है कि डरना नहीं है, पेपर ऐसा कोई भी पेपर इतना हार्ड नहीं बनता। पेपर इजीली 40% पेपर ऐसा होगा आपका जो बिल्कुल से इजी होगा, जो कोई भी बच्चा आराम से कर सकता है, जिसने पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, जिसने सिर्फ सुना भी हो। तो आपको सबसे पहली चीज, पेपर में बैठते समय, पेपर देते समय डरना बिल्कुल भी नहीं है। लास्ट है ट्रस्ट, अर्थात जो आप प्रोसेस है, आप जो अब 7 डेज प्लान हम बताने जा रहे हैं, उस 7 डेज प्लान में अगर आप ईमानदारी से अपने ऊपर विश्वास रखते हो कि हाँ आप ये कर सकते हो तो आपको इसमें डरना नहीं हो। जब आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेके आओगे तो आप एक अच्छी पोजीशन की तरफ पास ही नहीं बल्कि आप एक अच्छे ग्रेड के साथ पास हो सकते हो। चलिए आगे बात करते हैं हम। आपको पता है जो आपकी पॉलिटिकल साइंस है क्लास 11th की, उसमें आपको 2 बुक्स मिलेंगी। एक बुक नंबर 1 है, बुक नंबर 2। बुक दोनों ही 50-50% है, यानी कि 20-40 नंबर की आपकी ये आएगी और 40 मार्क्स की आपकी ये बुक्स आएगी। दोनों बुक्स बराबर है, लेकिन वेटेज में थोड़ा दिक्कत है। तो पहले हम बात करेंगे सबसे इजी वाली बुक की। जो सबसे इजी वाली बुक है वो बेटा आपकी थ्योरी बेस है। क्या है? थ्योरी बेस है, जिसका नाम है पॉलिटिकल थ्योरी, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत उस बुक का ही नाम है। राजनीतिक सिद्धांत में पहली चीज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन चैप्टर आपका वेटेज कम है लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहां से आपको पॉलिटिकल थ्योरी की इंट्रोडक्शन यानी कि उसकी परिभाषा पता चल जाता है कि आखिरकार ये है क्या और किस बात पे हमसे चर्चा करवाएगी। फिर आता है आपका फ्रीडम। फ्रीडम आप सभी को पता होगा कि आपने क्लास 8th में, 9th में, 10th में हमारे पॉलिटिकल्स की जो बुक है उसमें हमने 6 मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं। उन्हीं 6 फंडामेंटल राइट्स में से ये राइट्स होंगे आपके, जिसमें फ्रीडम 4 से 5 नंबर की वेटेज आपको लेके आएगा। तो सबसे पहले हर एक चैप्टर के 3 चीज पढ़ने हैं इसमें। फ्रीडम क्या है, इसके क्या प्रॉफिट हो सकते हैं और इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं, इसके क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं। ऐसे ही लिबर्टी, ये भी 4 से 5 नंबर का वेटेज लेके आएगा। इसके भी 3 ही टॉपिक, लिबर्टी क्या होती है, इसके क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज है, अर्थात इससे क्या फायदे हैं, इससे क्या नुकसान है और ये क्यों लाया गया था। इसके बाद आ जाओ बेटा इक्वालिटी। इक्वालिटी आपका इस बुक का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपको लॉजिकली सोच के वहां पर आंसर देना होगा। तो इक्वालिटी के अंदर आपका 6 से 8 नंबर तक का ये आप वेटेज लेके आएगी। और इसके अंदर भी आपको बताना है कि इक्वालिटी कौन होती है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इक्वालिटी का जिक्र किया गया है और इक्वालिटी कितनी जरूरी होती है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं किसी देश को, और इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी देखने को आपको मिल जाएंगे। जस्टिस मोस्ट इंपोर्टेंट। अब इक्वालिटी है तो जस्टिस भी सभी को चाहिए, तो जस्टिस के क्या फायदे हैं, जस्टिस की पावर किसके पास होगी जो आपको न्याय देगा। आप न्याय की बात करेंगे तो इसमें आपकी वो आ जाएगी, कहते हैं अदालत। अदालत जब आएंगे तो आपको बताना होगा कि अदालत का जो पिरामिड है वो कैसा है। तो सबसे नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ जाएगा, फिर HC हाई कोर्ट आ जाएगा और फिर SC सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा। इनको आपको बताना होगा कि ये कैसे काम करते हैं। इसके बाद आता है आपका लेजिस्लेशन और सिटीजनशिप। सिटीजनशिप आप जानते हो क्या होता है,
सिटीजनशिप का मतलब होता है नागरिकता। तो नागरिकता कोई व्यक्ति कैसे नागरिकता हासिल कर सकता है, अगर किसी व्यक्ति के पास नागरिकता है तो उसकी नागरिकता कैसे छीनी जा सकती है, कोई बाहर से व्यक्ति है अगर नागरिकता लेने आए तो उसके लिए क्या शर्तें होनी चाहिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होने वाला है और ये आपका लगभग 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन कवर जरूर करेगा। इसके बाद आता है नेशनलिज्म। अब नेशनलिज्म अगर आपको याद हो तो आपने क्लास 10th में जो हमारी हिस्ट्री की बुक है उसमें चैप्टर नंबर 2 था नेशनलिज्म इन इंडिया, उसी से संबंधित ये पूरा चैप्टर है। इसी में बताया गया कि कैसे हम आगे लड़ाई लड़ी है, कैसे हम नेशनलिज्म की तरफ, राष्ट्रवाद क्या होता है, एक व्यक्ति के लिए राष्ट्रवाद की भावना क्या होती है, वो सारी चीजें इसमें आएंगी। लास्ट होगा आपका इसमें राइट वाला चैप्टर आपका 8 नंबर का है और इस राइट वाले चैप्टर में आपको इक्वलिटी, फ्रीडम, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इस प्रकार के सारे राइट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब आपको राइट्स मिले हैं तो आपके लिए कुछ ड्यूटीज भी दिए हैं, तो उन ड्यूटीज को भी यहाँ पर पढ़ के जाना है। अगर ये वाली बुक्स आपको पढ़नी है तो जो मैंने हर एक टॉपिक का चैप्टर का नाम आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर के नाम का मीनिंग क्या होती है, इसकी डेफिनेशन परिभाषा क्या होती है, इसके बाद इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और ये क्यों लाया गया था, इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं या महत्व हो सकता है। अगर इतना आपने हर एक चैप्टर का क्लियर कर लिया है तो इजीली आप क्या कर सकते हो, इस वाली बुक्स में से 40 में से 35 तो आराम से आप स्कोर कर ही सकते हो। इसके बाद आ जाता है आपकी बुक नंबर 1 जो कि आपकी एक प्रैक्टिकली बुक है, जो आपको एक प्रैक्टिकली सोचने के लिए तैयार करती है, जिसके अंदर पहला चैप्टर क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ये आपकी बुक का नाम हो गया। बुक में पहला चैप्टर आपका क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन हाउ एंड व्हाई, अर्थात जो संविधान है वो क्यों है और क्या है। तो आपको पता है ये भी आपने क्लास 9th में ये चैप्टर पढ़ा होता कि वाई डेमोक्रेसी और व्हाट डेमोक्रेसी, सेम वैसे ही है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और क्यों है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो संविधान है बेटा वो एक लिखित दस्तावेज है, तो संविधान की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, संविधान बनाने में कितना समय लगा, संविधान समिति के कौन अध्यक्ष थे, संविधान जब बन रहा था तो कितने लोग इसके सदस्य थे। इसके बाद आपको बताना है कि ये क्यों जरूरी है, तो आपको पता है किसी भी देश का शासन चलाना हो तो एक गवर्नमेंट चाहिए और गवर्नमेंट को चलाने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, जो नियम कानून होते हैं, वो क्या होते हैं, संविधान होता है। तो इसीलिए हर किसी को चलाने, तो ये अगर आप प्रैक्टिकली देखो तो आपके घर में, आपके घर के जो बुजुर्ग हैं जैसे आपके मम्मी पापा या दादा दादी, उन्होंने बता रखा है कि इतने टाइम तक आप बाहर रहोगे, इतने टाइम तक आप ये करोगे, आपको ये काम अभी करना है, फिर ये तो आपको एक प्रॉपर ही प्रोसेस प्रोवाइड कर दिया जाता है। उस प्रोसेस, तो ये आपको अपने क्या करना है, अपने आसपास प्रैक्टिकली थॉट लगाना है। इसके बाद राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, अब राइट क्या, संविधान के अंतर्गत जो अधिकार है, तो आपको पता है कितने अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं, 6 के 6 याद करके जाना है। वो भी कौन से, स्वतंत्रता का, समानता का, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, शैक्षण संस्था और संवैधानिक उपचार। तो संवैधानिक उपचार के राइट्स को क्या कहते हैं बेटा, संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। फिर इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, इलेक्शन का मतलब होता है चुनाव। अब आपको पता है कि आप भारत में रहते हो, भारत में हर 6 महीने, साल भर में आपको किसी न किसी प्रकार के चुनाव देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, स्टेट गवर्नमेंट के हों या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हों, किसी न किसी प्रकार के लोकल गवर्नमेंट को आपको चुनाव देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले इलेक्शन, तो इलेक्शन क्या होता है तो आपको बताना है, चुनावी प्रक्रिया क्या होती है, इसका रोल क्या होता है, ये कैसे चुनाव कराते हैं, इलेक्शन कमीशन क्या करेगी, इसके चुनाव कौन कराएगा। फिर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, अर्थात जो प्रतिनिधित्व होते हैं वो क्या करते हैं, तो वो हमारे लिए क्या करते हैं बेटा, लॉ क्रिएट करते हैं, कानून बनाते हैं। तो इसको आप लॉजिकली और प्रैक्टिकली देखोगे तब तो यहाँ पर आप सक्सेस हो सकते हो। लेकिन इस वाले बेस पे आपको क्या देखना है बेटा, इस वाले पे आपको सिर्फ समझना है और उसके हिसाब से थ्योरी बेस करना है, लेकिन ये प्रैक्टिकली है, इसका पॉइंट बहुत जरूरी होते हैं। फिर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और फेडरलिज्म। अब देखिए फिर आएगा आपका कार्यपालिका। कार्यपालिका आपकी 2 प्रकार की होती हैं, आपको पता है कौन कौन सी, एक स्थायी और एक परिवर्तनशील। परिवर्तनशील कौन सी होती है, जो पॉलिटिक्स से इशू होते हैं, और स्थायी होती है जो आपके एक तरीके के जो यूपीएससी, आईएएस, जो भी बड़े उच्च लेवल के अधिकारी होते हैं वो आ जाते हैं। फिर आता है आपका एग्जीक्यूटिव, ये वो होते हैं बेटा विधायिका। विधायिका का काम क्या होता है, लॉ को क्रिएट करना। तो विधायिका के और इस कार्यपालिका के अंदर 2 व्यक्तियों की शक्तियों का बहुत वर्णन पूछा जाता है। इसमें एक प्रधानमंत्री के क्या कार्य हैं, क्या इनकी शक्तियां होती हैं, क्या इनके पास पावर है, राष्ट्रपति के क्या काम है, क्या इनके पास शक्तियां हैं, और राष्ट्रपति के पास एक पॉकेट वीटो पावर होती है जो इमरजेंसी के टाइम पे लागू
की जाती है। तो उसके बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है। जुडिशरी की बात करें, अदालत, तो न्यायपालिका के बारे में बात करें तो आपको बताया हुआ है, और इसके लिए आपको वीडियो बहुत सारी हमारे चैनल पर और बाहर भी कहीं भी आपको देखने को मिल जाएंगे, तो इसके बारे में आप सर्च कर सकते हो। जुडिशरी में आपको तीनों न्यायालयों के बारे में बताना होगा, और बताना होगा कि ज़्यादातर जुडिशरी से संबंधित जितने भी केस मामले हैं वो केशवानंद भारती के जो मामले हैं उन्हें बहुत इंपॉर्टेंट मान के बेटा पढ़ना है आपने, क्योंकि अगर वो पढ़े हैं तो यहाँ से आपको ईजी हो जाएगा। लास्ट है आपका फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब संघवाद। संघवाद आपने क्लास 10th में भी पढ़ा था, और संघवाद का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के बीच में क्या करना है, पावर को शेयरिंग करना, यानी शक्तियों का बंटवारा। आपने 3 सूची पढ़ी हुई है, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। इन सूचियों में कैसे वितरण किया जाता है, कैसे शक्तियां दी जाती हैं, किस पर्टिकुलर पॉइंट पे किसको अधिकार है कि वो इस पर निर्णय ले, कानून बनाए, तो इसके लिए इसमें पूरा बखान किया गया। तो ये तो वो समराइज टॉपिक्स थे बेटा, जिनको अगर आप पर्टिकुलर 7 दिन भी सही से अगर करते हो तो इजीली आप यहाँ से 35 नंबर और यहाँ से भी कम से कम मान लो तो 30 नंबर आप लाते हो, तो 65 प्लस आप आराम से यहाँ से जा सकते हो। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक चीज और है जो एग्जाम में जब आप जाते हो तो वहां पर आपको करनी है, जिसके लिए आपको 65 अगर आपको लाने हैं तो ये जरूर करना होगा। पहली चीज, डोंट पैनिक, अर्थात आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाओ तो किसी प्रकार की पैनिक नहीं होना, घबराहट नहीं रहना, बिल्कुल रिलैक्स मोड से, शांति से। फिर क्या करना, रीड केयरफुली। आपको सबसे पहले 15 मिनट एग्जामिनेशन हॉल में जाओ तो वहाँ पर आपको 15 मिनट पहले पेपर प्रोवाइड किया जाता है, किसके लिए, कि इसे अच्छे से रीड आउट कर लो, अच्छे से समझ लो, पढ़ लो। तो उस समय आपको सबसे पहले क्या है, उस पूरे पेपर को केयरफुली से पढ़ना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इसके बाद आप इसमें अपना जनरल नॉलेज, अब आपको पता है बेटा जो आपका पॉलिटिकल साइंस है ये बेटा कोई छोटा सब्जेक्ट नहीं है, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और निरंतर चेंज होता रहता है। तो इसमें आप अपना जनरल नॉलेज, आपको क्या पॉलिटिकल के बारे में क्या नॉलेज है, आप पार्टी से मतलब क्या समझते हो, आपका फ्रेंडलिज्म से मतलब क्या, तो आपका जो जनरल नॉलेज है उसे आप इस पूरी बुक में इंक्लूड कर सकते हो। फिर आपको ये वाला काम बिल्कुल नहीं करना है कि आप पेपर, कई बार क्या होते हैं बच्चों को जितने क्वेश्चन आए वो करे, जो नहीं आए उन्हें ऐसे ही खाली छोड़ दे। तो आपको ये गलती कभी नहीं करना है, क्योंकि आप जैसे पेपर ब्लैंक छोड़ोगे, खाली छोड़ोगे, वैसे एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपको कुछ नहीं आता। तो आपको कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेपर को आप भरो, ज़्यादा से ज़्यादा पेज आप लिखो। इसके बाद ट्राई टू राइट, आपको कोशिश करनी है निरंतर कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उस पेपर में लिख के आओ। जितना आप लिखोगे उतना आपके मार्क्स अपग्रेड होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। दूसरी, अगली छठा लाइन जो आपको होने वाला, छठा पॉइंट जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा हमेशा के लिए, वो होता है कि आप पेपर में जब भी लिखो, आपने देखा हो कुछ बच्चे क्या कहते हैं, स्टार्टिंग में 2-4 पेज बढ़िया लिखते हैं, लास्ट में उसे ही लिख देते हैं। तो आपको ये नहीं करना है, आपको प्रॉपरली क्लीन और कोशिश करनी कि हर एक पेज पे एक जैसी बिल्कुल साफ सुथरी राइटिंग हो। एक और चीज़ आपको पता है, जब आप पेपर देने जाते हो तो आपको थोड़ा घबराहट तो होती है, आपको ही नहीं सभी बच्चों को होते है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। घबराहट के समय आपको अपने साथ एक पानी बोतल और एक वॉच भी लेके जानी है, जो कि आपको टाइम मैनेजमेंट के साथ आपको काम करने के लिए प्रोसेस करेगी। तो पानी आपको अपने साथ कैरी करके जाना है। और एंड टाइम, जब, अब ये कुछ एक पॉइंट है जो हम हमेशा आपको बताते हैं कि आपको पेपर से एक दिन पहले क्या करना है। पेपर से एक दिन पहले आपको जो नॉर्मली चैप्टर हैं इनको थोड़ा बहुत समराइज करना है। और जैसे मानो आपका पेपर मॉर्निंग शिफ्ट में अगर मानो 10:30 बजे बेटा स्टार्ट होना है, तो आपको सुबह उठकर आपको कुछ भी नहीं करना, नॉर्मली रिलैक्स होना है। उठेंगे, फ्रेश हो, रेडी मेडी होके आपको खाना वाना खा के बिल्कुल रिलैक्स मोड पर रहना है। ये नहीं सोचना है कि अब मैं पढ़ लेता हूँ, अब ये कर लेता हूँ, ये पेपर से 3 घंटे पहले आपको प्रॉपरली रिलैक्स चाहिए, क्योंकि जब आप रिलैक्स रहोगे तो आपका जो माइंड है पेपर में बहुत बढ़िया से थिंकिंग कर पाएगा, और थिंकिंग करेगा तो आप बहुत अच्छे से लिख आओगे। और इसका सबसे मूल मंत्र है ये कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस के अंदर हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और जब सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे और हर एक क्वेश्चन को उसके लेंथ के हिसाब से लिख के आओगे, थोड़ी बहुत मिस्टेक होगी लेकिन फिर भी आप 65 प्लस यहाँ से स्कोर कर पाओगे। और कहते हैं कि एक अच्छे परिणाम के लिए सबसे पहली जरूरी क्या होती है, एक डिसिप्लिन जो को आपको बना के रखना है, एक अच्छी रणनीति। जब एक अच्छी आपकी स्ट्रेटेजी होगी, अच्छा आपका प्रयास होगा, अच्छे समय रहते आपने प्रयास करेंगे, तो आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई
नहीं रोक सकता। और कुछ ये गलतियां हैं जो बच्चे कई बार पेपर में करते हैं। कितना भी आप पढ़ लो, कितना भी कुछ कर लो, अगर आप पेपर में ये गलतियां दोहराओगे तो आप कभी भी 65 प्लस नहीं ला पाओगे, चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, आप कितना भी अच्छा क्यों नहीं रट्टा मार लेते हो। लेकिन जब तक आप किसी कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली और एक अच्छे तरीके से अपने हिसाब से नहीं कर पाओगे, उसके एग्जाम्पल नहीं दे पाओगे, तब तक आप उसमें 60 प्लस स्कोर करने के लिए काबिल नहीं हो पाओगे। और इसके लिए अगर आप कोई मटेरियल चाहते हो तो आपको क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन लिंक में भी मिल जाएंगे। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।